गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट लेकर आ रहे हैं नेट जिरफ लास्ट मिनट लास्ट सीरीज में। आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी में हम देखेंगे सबसे पुरानी कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो जिसमें 15 लोकसभा से रहेंगे, 7 राज्यसभा से रहेंगे, टोटल 22 मेंबर रहेंगे, जिनका काम होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखना और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कैग के पास, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल के पास। अब आप बात करेंगे दूसरी ओल्डेस्ट कमेटी की, जो कि एस्टीमेट कमेटी है, जिसमें 30 मेंबर रहेंगे राज्यसभा से, सॉरी लोकसभा से रहेंगे, जो एग्जामिन करेगा, एस्टिमेट करेगा, बजट एंड चेक करेगा इकोनॉमिक पॉलिसीज को। फिर हम बात करेंगे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी 1964 में बनेगी, जिसमें सेम वही पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसा 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से रहेंगे, जो चेक करेगा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को। फिर हम बात करेंगे कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। अश्योरेंस 1953 में बनेगा, जो 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से, टोटल 22 मेंबर रहेंगे, जो चेक करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, श्योर करेगा मिनिस्ट्रीज को। फिर हम बात करेंगे कमेटी और पेटिशन। पेटिशन बात करेगा 15 लोकसभा से रहेंगे सेपरेट और 10 राज्यसभा से सेपरेट रहेंगे, जो स्टडी करेंगे बिल्स को, जनरल मैटर्स पर। फिर हम बात करेंगे कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस बात करेंगे जहां 15 लोकसभा से सेपरेट रहेंगे, 10 राज्यसभा से सेपरेट रहेंगे, जो एग्जामिन करेंगे, ब्रीच करेंगे प्रिविलेजेस को। इसके बाद हम बात करेंगे कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल से 15 लोकसभा से सेपरेट बॉडी रहेगी। फिर हम बात करेंगे रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी में वहीं 15 सेपरेट लोकसभा से, 16 सेपरेट राज्यसभा से, जो चेकआउट करेंगे रूल्स ऑफ द हाउसेस को। फिर हम बात करेंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी 1952 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें 15 सेपरेट लोकसभा से रहेंगे, 11 सेपरेट राज्यसभा से रहेंगे, जो बिजनेस ऑफ हाउसेस को चेकआउट करेंगे। इसी प्रकार हमारी कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पेटिशन कमेटी, प्राइवेट मेंबर बिल, रूल्स कमेटी, एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी। अब हम बात करेंगे लैंडमार्क जजमेंट की। 1951 में पहला केस आता शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आएगा, जहाँ केस की थीम रहेगी अनएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 also include the power to amend the fundamental right it's guaranteed in part 3rd of the Indian Constitution। कि आर्टिकल 368 की इंक्लूड करके हम फंडामेंटल राइट्स की गारंटी को एक्सटेंड कर सकते, अमेंड कर सकते हैं। ये बताया गया था शंकरी प्रसाद केस 1951 में। फिर 1960 बेरुवाड़ी यूनियन केस आता है, जहाँ थीम रहती है आर्टिकल नंबर 3 को लेकर, जो बेरुवाड़ी यूनियन रिलेटेड रहेगी। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा आर्टिकल नंबर 3 को इन डिटेल एंड हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज अंडर द आर्टिकल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। आर्टिकल नंबर 3 थी, यहाँ वो स्टेट बना सकते हैं, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेरवाड़ी केस के माध्यम से आर्टिकल 3 को पार्लियामेंट रूल नहीं बना सकती, ये बात कंफर्म करेगा। फिर हमारी तीसरी आएगा आर्टिकल नंबर 60, सॉरी माय मिस्टेक, ईयर 1967 में गोलकनाथ केस आएगा, जहाँ पर हम बात करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज ए फंडामेंटल राइट और ए नॉट फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड करेगा पार्लियामेंट डजंट हैव द पावर टू रिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इन रिच इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डीम्ड टू बी ए फंडामेंटल राइट। 1967 तक फंडामेंटल राइट, एक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, जहां लोगों ने लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी दी थी। वहीं प्रॉपर्टी अभी 1961 गोलकनाथ केस में उठाया गया था कि प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट होगा या नहीं होगा, जहां पार्लियामेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये बताया गया था। फिर हम बात करेंगे 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मोस्ट इंपोर्टेंट लैंडमार्क है, जो बात करेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें 13 जज बेंच रहेगी, 7:6 से इनका फाइनल जजमेंट आएगा। केशवानंद भारती इंट्रोड्यूस करेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रहेंगे बिकेम द बेसिक फ्रॉम 1973 ऑनवर्ड इन इंडियन लॉ, बाय विच द जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन एनी अमेंडमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट दैट वोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बिकेम द बेसिक फ्रॉम 1973 ऑनवर्ड इन इंडियन लॉ, बाय विच द जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन एनी अमेंडमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट द वोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, जो कि केशवानंद भारती केस था। अब हम बात करेंगे 1975 की, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण, जो कि बात करेगा इलेक्शन मॉल प्रैक्टिस की।
इलाहाबाद हाई कोर्ट फाउंड करेगा इंदिरा गांधी गिल्टी रहेगी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस से, जहाँ की हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगा इलेक्शन वर्डिक्ट इज द रायबरेली कंस्टिट्यूंसी नल एंड वॉइड ठहराई जाएगी, जिसको एंड इंदिरा गांधी फ्रॉम होल्डिंग अफेक्ट ऑफिसर फॉर 6 ईयर के लिए इलेक्टेड हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 लिस्ट आउट द ग्राउंड ऑन विच द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, जहाँ पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण केस में ये कि इलेक्शन कैंडिडेट पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, नल अवॉइड की जा सकती है, पेटिशन अगर डाली जाएगी तो इलेक्शन मॉल प्रैक्टिस पे ये बात की गई थी, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा गांधी का रूल था, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। तो अगर करप्शन पे फिर उन्होंने राजनारायण ने केस डाला था, वहाँ पे इलेक्शन के दौर पे अगर उन्होंने कोई माल प्रैक्टिस की थी तो उसे 6 साल की उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने की सज़ा दी गई थी। अब हम बात करेंगे 1978 मेन का गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उससे पहले हम बात करेंगे आफ्टर द वर्डिक्ट 39th अमेंडमेंट बनेगा, जो स्ट्रक डाउन कर देगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेट बताएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर हम बात करेंगे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ द पर्सनैलिटी लिबर्टी की बात की जाएगी अंडर आर्टिकल 21 में, हैज़ ए वाइड इम्प्लीकेशन रहेगा, कंस्टिट्यूट करेगा वैरायटी और राइट विच कंस्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए मैन की, जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया बाई लॉ वॉज हाईलाइटेड इन दिस केस की बात करेगा। 1980 बात करेगा मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात। थीम रहेगी बैलेंस बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स। केस रिलेटेड रहेगा जुडिशियल रिव्यू से, जहां हार्मनी एंड बैलेंस रहेगा बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स वो हाईलाइटेड रहेंगे मिनर्वा केस में। फिर हम बात करेंगे 1981 वर्मन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां डेट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एप्लीकेशन की बात की जाएगी। वेमन राव केस वर्डिक्ट बताएगा कि अप्रैल 24 1973 को केशवन एंड भारती केस जजमेंट हुआ था, जो कि which the court will examine the case and apply doctrine of basic structure in it, जहाँ basic structure लाया गया था। और earlier case than April 24 will not be looked at रेस्पेक्टिवली, कि वामन केस बताया गया था कि 1973 में केशवन एंड भारती केस से पहले जो जजमेंट थी और उसके बाद की जो जजमेंट है उसके हिसाब से हमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लागू होगा। अब हम बात करेंगे शाह बानो बेगम केस 1985 का केस है, जो राइट टू एलिमनी की बात करेगा। राइट टू एलिमनी जहाँ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करेगा राइट टू एलिमनी ऑफ ए मुस्लिम वुमेन एंड सेड दैट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर 1973 इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स। हर रिलीजन में एलिमनी राइट टू एलिमनी एक महत्वपूर्ण मांग बताई गई थी शाहबानो मेकअप केस में। फिर हम बात करेंगे 1986 MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहां महत्वपूर्ण थीम थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, जहां PIL लगेगी। MC मेहता इन 1986 में इनलार्ज करेंगे स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32, तो इंक्लूड होगा राइट टू हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए। तो MC मेहता इन्वायरमेंट रिलेटेड बात उठाएंगे 1987 में। और 1992 में बात करेंगे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिजर्वेशन पे बात करेंगी, रूल ऑफ लॉ को वो नल एंड वॉइड ठहराएंगे। जुडिशियल रिव्यू की बात होगी, रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड, यहाँ पे रिजर्वेशन को 50% से अधिक नहीं देने की मांग की गई थी। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट कुड नॉट बी ए फैक्टर फॉर आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ OBC को 50% से अधिक आरक्षण देने पर झगड़ा हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई कर दिया कि किसी भी रिलीजन या कास्ट के हिसाब से कोई भी बैकवर्ड क्लास को कोई आइडेंटिफाई नहीं होगा रिजर्वेशन देने के लिए। फिर हम बात करेंगे 1993 की, जहाँ की हाथों उल्लंघन वर्सेज केस आएगा, जहाँ रोल होगा स्पीकर और एंटी डिफ्लेशन होगा, दल बदल और स्पीकर की बात की जाएगी, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी माय मिस्टेक, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, ये बाद में आया था। सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्ट्रक्चर बनाए रखने की बात कही गई थी 1993 में के हाथों केस में। 1994 की बात करेंगे SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, जहां थीम थी सेंटर स्टेट रिलेशन और उनकी फेडरेशन के बारे में। फेडरलिज्म संघवाद कैसे काम करेगा, आर्टिकल नंबर 356 बताएगा द वर्डिक्ट पुट्स एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्रेरी डिसमल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356 बाय गिविंग आउट रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेसिडेंट रूल्स पे बात की जाएगी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने पर क्या प्रेसिडेंट को भी
ऑटोमेटिक डिसमिल कर सकते हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस कर दी जाएगी। इन स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट रहेगी उस टाइम पर। फ्लोर टेस्ट इज रिक्वायर्ड रहेगा विधानसभा में। अब हम बात करें 1997 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात की गई है, जहां बताएंगे कि विशाखा एंड अदर वुमेन ग्रुप फाइल्ड ए PIL अगेंस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट टू वर्किंग वुमेन अंडर आर्टिकल 14, 19 and Article 21. This case result in the विशाखा गाइडलाइन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस इन इंडिया लागू की गई थी। इसके बाद हम बात करें 2006 कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को, जिसकी महत्वपूर्ण थीम थी डोमिसाइल एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स इन इलेक्शंस। डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए कैंडिडेट को अपने डोमिसाइल और सीक्रेट प्रॉपर्टी वगैरह सबके फैक्टर ऑफ इलेक्शन के टाइम पर मतदाता सूची में अपनी सभी डाले जाएगी। हम बात करेंगे 2007 IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, जहां इसकी थीम थी 9th शेड्यूल केस को लेकर। द कोर्ट गिव द वर्डिक्ट दैट द इंडियन जुडिशरी हैज द राइट टू रिव्यू एनी लॉ विच डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर एज इंडिकेटेड इन फंडामेंटल राइट्स even if they have been put under 9th schedule. For example, separation of power, essence of fundamental rights and principle of equality को उठाते हुए 9th शेड्यूल को नल एंड वॉइड ठहराया गया था यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे 2013 नोटा जजमेंट। इलेक्शन में नोटा एक अलग मार्क लगाया गया था, जहाँ थीम रहेगी राइट टू रिजेक्ट ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। 2013 में सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस करेगा कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वोटिंग फॉर द कंट्रीज इलेक्टोरेट में, जहाँ आफ्टर द वर्डिक्ट वोटर हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट वोटिंग ऑफ एनी ऑफ द कैंडिडेट और रिजेक्ट ऑफ कैंडिडेट इफ दे डोंट फाइंड एनी ऑफ द कैंडिडेट वर्किंग एज एंड वैलिड। अब फिर हम बात करेंगे 2014 निर्भया केस की बात करेंगे, जिसकी महत्वपूर्ण रहेगी रिफॉर्म्स करेगा एंटी रेप लॉज को लेकर, जहां बात करेगी इंट्रोडक्शन रहेगा क्रिमिनल लॉज को लेकर। अमेंडमेंट एक्ट करेगा 2013 में। डेफिनेशन रहेगी रेप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के हिसाब से उन्हें सजा दी जाएगी। अंडर दिस चेंजेस न्यू ऑफेंस सच एज स्टोकिंग एसिड अटैक्स were added into the definition of a rape. Even the threat of a rape is now a crime and the person will be punished for the same. The Criminal Amendment Act 2013 बताएगा, it's also popular referred as the Anti-Rape Act. The minimum sentence was changed for मिनिमम से मिनिमम 7 साल की सजा रहेगी, और जो रेप की जो सजा रहेगी वहीं अगर किसी ने एसिड अटैक डाला है या फिर कोई वल्गर बातें बोली हैं, स्टोक किया है किसी को, तब भी वही 7 साल की सजा दी जाएगी। मिनिमम सेंटेंस ये रहेगा। 10 साल कंसिडर रहेगा इंक्रीज द नंबर ऑफ रेप केसेस को। अब बढ़ते केस पर 7 साल की सजा को 10 साल के लिए अब हेल्ड कर दिया गया है। अब हम बात करें 2014 मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जहाँ पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 को अपहेल्ड कर दिया गया, यानी एक्सटेंड कर दिया गया है। जहाँ 2017 की हम बात करें श्रेया बानो वर्सेस यूनियन केस में, जहाँ ट्रिपल तलाक की बात की, शाह बानो केस में यहाँ पे बात करिए ट्रिपल तलाक जजमेंट की। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी है 3-2 वर्डिक्ट के साथ की थी, जहाँ हैड स्ट्रक डाउन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बना दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट शाह बानो केस में था ये। श्रेया बानो, शाह बानो का तो था एलिमनी वाला था, और श्रेया बानो का ट्रिपल तलाक जजमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया गया था। 2017 मोस्ट इंपोर्टेंट राइट टू प्राइवेसी को लेकर है। पुट्टा स्वामी केस है, जहां नवंबर 2012 में जस्टिस KS पुट्टा स्वामी रिटायर होते हैं और एक पेटिशन फाइल करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंटी ऑफ आधार ऑन द ग्राउंड दैट इज वोलेट द राइट टू प्राइवेसी, कि आधार कार्ड लेके आए वो हमारे राइट टू प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं। द SC डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी नाउ कम्स अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करें 2018 नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपेलिंग सेक्शन 377 इसकी थीम रहेगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्रिमिनलाइज कर देगा ऑल कंसेक्सुअल सेक्स अमंग एडल्ट्स इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल सेक्स को लेकर, या LGBTQ को लेकर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट आई थी, जहां अब मेल फीमेल के साथ LGBTQ का ट्रांसजेंडर का भी कॉलम रहेगा और वह हर सरकारी नौकरी या फिर किसी भी में अपने हकदार रहेंगे।
और सब समान माने जाएंगे। फिर हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2019 एम सिद्दीकी वर्सेस महत सुरेश दास। थीम रहेगी अयोध्या डिस्प्यूट केस पे रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा डिस्प्यूट अंडर 2.77 एकर्स को हैंड ओवर कर देगा ट्रस्ट को, और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी राम जी का मंदिर, राम जन्मभूमि टेम्पल बनाएगी। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर द गवर्नमेंट टू गिव एन अल्टरनेटिव, जहाँ 5 एकड़ जमीन अदर प्लेस पर दी जाएगी उत्तर प्रदेश में, जहाँ सुन्नी सेंट्रल वाकफ बोर्ड बनाएगा, एक मॉस्केट बना देगा बाबरी मस्जिद की। फिर हम बात करेंगे 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट, जहां जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को बढ़ाया जा रहा था 50% के अलावा, जो कि हम 1973 में बात कर चुके हैं। उसके बाद भी 10% बढ़ाया जा रहा है। राजनारायण केस में था 10% बढ़ाया जाता ना, वहाँ पे यहाँ पे था 10% रिजर्व ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा, जो कि वर्डिक्ट रहेगी अपहेल्ड कर देंगे वैलिडिटी ऑफ द 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा विद 3.2 रेशियो के साथ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करेगी 103वां अमेंडमेंट, जहाँ ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जाएगा कल। फिर हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पंचायती राज, उनकी कौन सी कमेटी थी, कौन सी कमेटी ने क्या डिटेल्स दी हैं, क्या उनकी मानी गई रिपोर्ट्स है। 1957 में हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी, जो अपॉइंटेड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करेंगे? बलवंत राय मेहता जी अपॉइंट करेंगे। कब आई थी? 1957 में आई थी। पर्पस क्या था? कम्युनिटी डेवलप करेंगे प्रोग्राम्स को। दूसरा क्या था? नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज आएंगी। रिकमेंड क्या की गई थी? 3 स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को दी गई थी। सेकंड हम बात करेंगे 1977 अशोक मेहता कमेटी, जो कि अपॉइंट की गई थी जनता गवर्नमेंट के द्वारा। 1977 में अशोक मेहता द्वारा ये जनता पार्टी द्वारा रिपोर्ट के समय रिपोर्ट आई थी। इसके रिकमेंडेशन 2 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद होगी और मंडल कमीशन पंचायत रहेगी, जहां 132वें रिकमेंडेशन पे रिव्यू एंड स्ट्रेंथन किया जाएगा, डिक्लाइन करी जाएगी पंचायती राज सिस्टम को, जहां अशोक मेहता रिकमेंड करेंगे मंडल पंचायत को। उसके बाद अशोक मेहता से पहले बलवंत राय, 1957 में बलवंत राय, फिर उसके बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी आएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर हम बात करेंगे 1978 में, जहाँ दांतेवाला कमेटी आएगी। दांतेवाला कमेटी बताएगी ब्लॉक लेवल प्लानिंग्स को बताएगी। 1971 दांतेवाला कमेटी बताएगी ब्लॉक लेवल प्लानिंग्स को। 1982 में हनुमंथा राव कमेटी आएगी, जहां अपॉइंट किए जाएंगे प्लानिंग कमीशन के थ्रू। जो हनुमंथा राय रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की बात करेंगे। 1975 में 3 टायर केस दी थी बलवंत राय ने, 2 टायर केस अशोक मेहता ने। फिर दांतेवाला ने ब्लॉक लेवल प्लानिंग दी थी, हनुमंथैया ने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग दी थी, जीवी के राव ने प्लानिंग कमीशन द्वारा अपॉइंट किए गए थे। पर्पस था रूरल डेवलपमेंट को लेकर, पॉवर्टी एलिवेशन को कम करने था। रिकमेंड करेंगे जिला को। एज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए जिला परिषद भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताएंगे जीवी के राव। फिर हम बात करेंगे 1986 में एलएम सिंघवी कमेटी अपॉइंट की जाएगी राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। अपॉइंट करेंगे एलएम सिंघवी कमेटी को, जहां पर्पस रहेगा रिविजिटाइजेशन ऑफ पंचायती राज, जहाँ पुनर्जीवित किया जाएगा पंचायती राज सिस्टम को। ये किसने बताया था? एलएम सिंघवी 1986 में। इससे एलएम सिंघवी से पहले कौन थे? जीवी के राव से पहले कौन थे? हनुमंथैया से पहले दंतेवाला के फिर अशोक के बाद से बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 अशोक मेहता कमेटी, दांतेवाला का 1978, 1982 हनुमंथैया, 1985 जीवी के राव, 1986 एलवी सिंघवी कमेटी जो अपॉइंट करेंगे राजीव गांधी, जहां पर्पस रहेगा पुनर्जीवित करना पंचायती राज सिस्टम को। थुंगुन कमेटी आएगी 1988 में, जो कि बात करेगी एग्जामिन करेगी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करने के लिए की जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए दांतेवाला कमेटी भी आई थी। उसके बाद हम बात करेंगे गडगिल कमेटी 1988 की है, जो अपॉइंट की जाएगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। रिकमेंडेशन रहेगी 3 टायर स्ट्रक्चर। इससे पहले 3 टायर स्ट्रक्चर किसने दिया था? इससे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने स्ट्रक्चर दिया था। अब कौन दे रहे हैं? गडगिल कमेटी दे रही है, जिसमें 3 टायर में रहेगी विलेज रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की जाएगी। 3 टर्म ऑफ पेराए रहेंगे जो फिक्स करेंगे 5 साल के टर्नओवर को। फिर हम बात करें 1992 के 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे। यह मेन और आउटकम रहेगा 73rd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बनेगी ग्राम सभा के नाम पर। 3 स्ट्रक्चर मान लिया जाएगा, जो कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने दिया था, फिर उसके बाद 1980 में गडगिल कमेटी में दिया था, और 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं मान लिया गया था। 3 टायर में कौन कौन रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पर रहेगी, ब्लॉक लेवल पर रहेगी और विलेज लेवल पर सरपंच पंचायत रहेगी, फिर ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक ग्राम सभा, या फिर उसके बाद जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे रहेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन कराए जाएंगे ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट ऑफ द पंचायत, बट एक्सेप्शन रहेगा जहां पोस्ट ऑफ चेयरमैन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड चेयरमैन एट ब्लॉक लेवल शुड बी इनडायरेक्ट इलेक्शन रहेगा, जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरमैन को और ब्लॉक लेवल के चेयरमैन को इनडायरेक्ट इलेक्शन से लिया जाएगा। रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें मैंडेटरी रिजर्वेशन रहेगा। रिजर्वेशन सीट हर सर्कुलेशन मोशन के हिसाब से पॉपुलेशन वाइज हिसाब से रिवाइज की जाएगी। रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST फॉर वुमेन्स एंड मेंस, 1/3 सीट दी जाएगी वुमेन्स को। नॉट मैंडेटरी, इट इज़ ए वॉलेंट्री रिजर्वेशन रहेगा। रिजर्वेशन फॉर OBCs के लिए भी है ये। स्टेट इलेक्शन कमेटी में कंडक्ट करवाई जाएगी इलेक्शन ऑफ PRIs को लेकर। जब स्टेट फाइनेंस कमेटी आएगी, सेटअप करेगी 5 साल के लिए। टेन्योर रहेगा पंचायत का 5 साल, जो डिसॉल्व हो जाएगी उससे पहले भी फिर 6 महीने के अंदर नए वोट करवाने पड़ेंगे। स्टेट इलेक्शन कमेटी भी है, स्टेट फाइनेंस कमेटी भी है, जो 5-5 साल के लिए PRI के अंडर आएंगी। फिर हम बात करेंगे 1994 भूरिया कमेटी, मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है। भूरिया कमेटी कंडक्ट करेगी 1994 को, फॉर्मूला लॉ लेके आएगी, एक्सटेंड कर देगी प्रोविजन को पार्ट 9 ऑफ द शेड्यूल एरिया में, जहाँ सजेस्ट मॉडिफाई करेंगी एक्ट रेलिवेंट रहेगा 5th शेड्यूल के अंदर, फर्दर स्ट्रेंथन कर देंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 9 शेड्यूल और 5th शेड्यूल के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे 1986 मोस्ट इंपोर्टेंट PRI के अंदर पेसा एक्ट। पेसा एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो रिकमेंड करेगा भूरिया कमेटी के द्वारा। भूरिया कमेटी क्या बताएगी कि इनरिच कर देगी पंचायत, एक्सटेंशन कर देगी शेड्यूल एरियाज के अंतर्गत। शेड्यूल एरियाज के अंदर मतलब SC ST को भी पंचायती राज सिस्टम में अपहेल्ड किया जाएगा, यानी एक्सटेंड किया जाएगा। एक्ट 1996 आएगा, जो भूरे कमेटी के एक्सटेंशन पे पेशा एक्ट बनेगा, जो कि 24 दिसंबर 1996 को बनेगा। पेशा एक्ट क्या बताएगा? पेशा एक्ट बताएगा इंपॉर्टेंट है। पेशा एक्ट बताएगा एक्सटेंशन कर दिया पंचायती एक्ट ट्राइबल एरियाज को, जहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में लेके आएंगे। फिर हम बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटी की, जो इफेक्टिवली टेक कंट्रोल करेंगे ट्रेडिशनल राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। फिर हम मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स और पंचायती राज सिस्टम की बात करेंगे। पंचायती राज आर्टिकल नंबर 243 के अंदर पंचायती सिस्टम आएगा, जहाँ पे 243 में रहेगा डेफिनेशन रहेगी पंचायत की, 243 में ग्राम सभा रहेगी, 240 में वो पंचायत की एक्सप्लेनेशन रहेगी, 243(1) में ग्राम सभा रहेगी, 243(b) में कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत रहेगी, 243(b) में। 243(d) में रहेगी रिजर्वेशन ऑफ सीट, जहाँ 33% सीट महिलाओं को दी जाएंगी, OBC में भी, और SC ST को भी अपील किया जाएगा पेसा एक्ट के द्वारा। 1997 में आया था। फिर हम बात करेंगे 243E, जो कि बात करेगा ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। 5 साल के लिए ड्यूरेशन रहेगा पंचायत का, और अगर उसी टाइम पे ये पंचायत निलंबित कर जाते तो 6 महीने के अंदर नए वोट करवाए जाएंगे। फिर हम बात करेंगे 243G की, जो पावर करेगा अटेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी द पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करेगी, जैसे ग्राम सभा में सफाई वगैरह, जल मेले, प्लानिंग्स, पंचायती रोड सुविधाएं वगैरह सब कौन करेगा? 243G के अंदर आएगा। फिर हम बात करेंगे 243H की, जो पावर करेगा इम्पोज करेगा टैक्सेस को। 243Z के अंदर टैक्सेस रहेंगे। 240 यहाँ पे पहले काम होगा उसके बाद टैक्स लगेंगे, टैक्स लगे तो फिर हम इलेक्शन ऑफ पंचायत करवाएंगे, उससे इलेक्शन ऑफ पंचायत कराएंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ PRIs लगाएंगे, UTs लगाएंगे, जहाँ पे UTs की PRI लगेंगे, यहाँ पे पेसा एक्ट यहाँ पे भी आएगा, 2043L में आएंगे। फिर उसके बाद हम बात करें 243M की, जहाँ पार्ट एंड नोट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, जहाँ पे कुछ एरियाज में ये पार्ट अप्लाई नहीं होगा, वो बात करेंगे। यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शुरू था, जहाँ ग्राम सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत थी, रिजर्वेशन ऑफ सीट थे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम था। यहाँ पे हम बात करेंगे पंचायत का क्या क्या काम रहेंगे, यहाँ पे एक्ट अमेंडमेंट क्या क्या दे रखे थे, किसको क्या रिजर्वेशन दे रखा था वो था। फिर यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, सॉरी 243G में हमारे टैक्सेस थे। फिर 243 यहाँ पे इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ PRIs रहेगा। उसके बाद हमारा पार्ट नोट टू क्रिएट सर्टेन एरियाज में नहीं लागू होगा, वो बात दे रखी है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट म्यूनसिपैलिटीज़ की, क्योंकि अगर हम पंचायत ग्राम सभा की बात कर रहे हैं तो जिला परिषद म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करेंगे। म्यूनसिपैलिटीज़ अंडर आएंगे आर्टिकल नंबर 243P से लेकर 243G तक आएंगी।
जहाँ 243 क्यू में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करेगा, कहाँ पे 243 ओ में बात करेगा, 243 एस बात करेगा वार्ड कमेटीज़ की बात करेगा, इस वार्ड के हिसाब से पॉपुलेशन गिनी जाएगी, फिर वहाँ से वोट ले जाएंगे और वहाँ से एक पंच या हाँ पंचायत वगैरह में पंच वगैरह चुने जाते हैं वार्ड कमेटी के हिसाब से। फिर 243 में रहेगी रिजर्वेशन ऑफ सीट मिलेगी, महिला को 33% आरक्षण मिलेगा 1/3 सीट में, और ओबीसी और SC ST को शेड्यूल कास्ट लगा दी जाएगी। फिर 243 यू में आएगा ड्यूरेशन रहेगा म्यूनसिपैलिटीज़ की वही 5 साल रहेंगी, और 243 डब्ल्यू में पावर ऑफ अटॉर्नी रेस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपैलिटीज़ को पावर्स दे दी जाएंगी, क्या क्या काम कराएगी म्यूनसिपैलिटीज़ वो सब बताया जाएगा। 243 एक्स में टैक्सेस और म्यूनसिपैलिटीज़ रहेंगी, 243 वाई में फाइनेंस कमीशन रहेगी, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन कहाँ रहेगी 243 वाई में रहेगी। 243 जेड में क्या रहेगा ऑडिट करेगा अकाउंट्स को, कौन करेगा फाइनेंस कमीशन ही ऑडिट करेगी, ग्राम सचिव ऑडिट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आएंगे 243 ZT में जहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 243 ZA की जहाँ इलेक्शन करे जाएंगे म्यूनसिपैलिटीज़ में। 243 क्यू की बात करेंगे जहाँ म्यूनसिपैलिटीज़ रहेगी। इस हिसाब से हमारे आर्टिकल ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की बात हम कर चुके हैं। इससे पहले हम बात कर चुके आर्टिकल 243 की। मेयो रिजोल्यूशन 2018-70 में था, जो कि लेजिस्लेटिव डिवोशन को लेके आए थे। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में क्वेश्चन हावर्स रहते, क्वेश्चन हावर सबसे पहले कहाँ होगा, फर्स्ट हावर होगा जब एवरी पार्लियामेंट सिटिंग रहेगी, स्लॉट की जाएगी। ड्यूरिंग दिस टाइम मेंबर आस्क कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट एनी शॉर्ट नोटिस। फिर हम बात करेंगे टेन्योर स्टार्टेड क्वेश्चन में, जहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो अप होते हैं, स्टार क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार क्वेश्चन होते हैं। स्टार क्वेश्चन में रिक्वायर करेंगे ओरल आंसर्स देने के लिए, और अदर हैंड रिक्वायर करेंगे रिटर्न आंसर देने के लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देने के लिए अनस्टार्ड क्वेश्चन में। ये शॉर्ट नोटिस देकर हम 10 डेज से पहले हम वो प्राइवेट बिल भी ला सकते हैं। क्लोजर मोशन रहेगा जहाँ मेंबर कट शॉर्ट कर देगा डिबेट एंड मैटर बिफोर द हाउसेज को लेकर, अप्रूव करेगा हाउसेज डिबेट इज स्टॉप मैटर पुट टू वोट काइंड ऑफ क्लोजर मोशन। सिंपल क्लोजर मोशन रहेगा जहाँ वन मेंबर रहेगा मूव कर देगा तो वहाँ से मैटर हैव बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड करी जाएगी पुट टू वोट के अंदर। क्लोजर टू कंपार्टमेंट रहेंगे जहाँ बिल क्लोज और लेंथी रिजोल्यूशन को ग्रुप में डिवाइड कर दिए जाएंगे, जो डिबेट होगी जिस पर, जो कि पार्ट हो जाएगा होल एंटायर पार्ट ऑफ द डिबेट का। फिर बात करें कंगारू क्लोजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लोजेस पर बात की जाएगी, डिबेट की जाएगी और वोट किया जाएगा इंटरव्यू क्लास और स्किप्ड ओवर द। आजकल संसदीय बोलते हैं ना, संसदीय अपनी प्रासंगिकता होता जा रहा है, वो कंगारू एक्ट के द्वारा ही होता जा रहा है, क्योंकि कंगारू एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजेस ले लेते हैं मोस्ट, उसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी होती है उसके हिसाब से ही जल्दी से अमेंडमेंट कर देते हैं और बिल को एक्ट कर बना देते हैं, इसलिए कंगारू बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंगारू क्लोजर रह जाएगा। फिर हम बात करेंगे गिलेटिन क्लोजर क्या रहेगा, जहाँ अनडिस्कस्ड क्लोज रहेंगे, बिल रहेंगे, रिजोल्यूशन रहेंगे जो पुट आउट कर देंगे वोट को, डिस्कस करेंगे, वन ड्यूज टू वोट फॉर हिम की बात करेंगे। फिर आएगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 75 के अंदर आएगा, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ऑफ लोकसभा के। इट मीन्स द मिनिस्ट्री स्टेट इन ऑफिस सो लॉन्ग इट enjoy ministry from office by passing non confidence motion. This motion needs the support 50 members of the 50 मेंबर की हस्ताक्षर से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कैबिनेट और लोकसभा में। अब हम बात करेंगे प्रिविलेज मोशन क्या होता है। प्रिविलेज मोशन रहेगा कंसर्न करेगा ब्रीच करेगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बाय द मिनिस्टर्स। इट इज मूव्ड बाय ए मेंबर व्हेन ही फील्स दैट ए मिनिस्टर हैज कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और नॉन और नो मोर इज मेंबर बाय द होल्ड फैक्ट ऑफ केस बाय गिविंग रॉन्ग और डिस्कॉर्डेड फैक्ट दिए जा रहे हैं। इसका पर्पज रहेगा सेंसर लगाना, तो इसे प्रिविलेजेस मोशन मिलाएगा। मोशन ऑफ थैंक्स रहेगा फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन हेल्ड किया जाएगा फिस्कल ईयर के दौरान, जहां प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे मोशन ऑफ थैंक्स को। मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट बी पास्ड इन द हाउसेज अदरवाइज इट अमाउंट टू द डिफीट द गवर्नमेंट। कॉलिंग अटेंशन मोशन रहेगा जो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जहां मिनिस्टर्स मैटर एजेंट पब्लिक इंपोर्टेंस की बात करेंगे। 0 आवर की इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन हावर शुरू हो जाता है, जहाँ मेन एजेंडा देगी
सेलेक्ट की जाएंगी। फिर हम बात करें नो डे येट नेम्ड मोशन। इट इज अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज बीन फिक्स्ड टू डिस्कशन। द स्पीकर ऑल्सो कंसिडर द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड द बिजनेस कमेटी, अपने देखी थी ना बिजनेस हाउस कमेटी, वही बिजनेस इन हाउस एंड कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस रिकमेंड कर देंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को अलॉट कर दी जाएगा कोई भी दिन जिस हिसाब से वो डिस्कस कर सकेंगे। फिर हम बात करेंगे सेंसर मोशन। सेंसर मोशन लग जाएगा शुड टेक द रीजन फॉर इट अडोप्शन, लोकसभा में अडोप्ट होगा। और वो बात करेगा अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स द्वारा लेके आए, ग्रुप मिनिस्टर कोई भी लेके आ सकते हैं काउंसिल में, जो सेंसरिंग काउंसिल लगाएगी मिनिस्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन को लेकर, जहाँ लोकसभा काउंसिल मिनिस्टर की रिजाइन करने पर नहीं माना जाएगा। फिर हम हाफ एंड हावर में डिस्कस करेंगे मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर हाफ डिस्कस किए जाएंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी बोल सकते हैं, जहाँ नीड मैटर को उठाया जाएगा। 3 डेज 1 वीक में ऐसे डिस्कशन होती है। शॉर्ट डिस्कशन होते हैं, 2 घंटे की डिस्कशन होती है। टाइम अलॉट होता है डिस्कशन के लिए 2 घंटे ज़्यादा नहीं हो सकती है। दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। वहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बोलते हैं इसको। फिर हम बात करेंगे पॉइंट टू ऑर्डर। पॉइंट टू ऑर्डर, मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑन ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करेगा, जहाँ पॉइंट ऑर्डर शुड रिलेट करेगा, इंटरप्रेट करेगा इन्फोर्समेंट को लेकर। रूल्स एंड द हाउस विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट करेंगे बिजनेस ऑफ द हाउसेज एंड शुड रेज कर देगा क्वेश्चन द कॉग्निज और स्पीकर बात करेंगे। इट इज़ यूजुअली रेज करेंगे अपोजिशन मेंबर को, जो कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइसेस दे जाएंगे और उन्हें सस्पेंड और प्रोसीडिंग बाई हाउस के द्वारा चलाई जाएगी। फिर हम बात करेंगे स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन रहेगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रहेगा विच कांट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन हावर, हाफ एन आवर और डिस्कशन। इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अंडर जजमेंटल मोशन रहेगा, जहाँ कॉलिंग अटेंशन नोटिस दे दिया जाएगा, जहाँ रेज किए जाएंगे स्पेशल मेंशन। राज्यसभा से लेकर नोटिस आएंगे अंडर रूल 377 के अंडर रहेंगे। फिर आएगा अर्जेंटमेंट मोशन, जहाँ पे स्थगन प्रस्ताव रहेगा व्हेन देयर इज अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस देयर मे बी प्रपोज दैट बिजनेस ऑफ द हाउस शुड अर्जेंट डिस्कस द मैटर, द मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा हाउस। फिर हम बात करेंगे स्पेशल मेंशन ऑर्डर हो चुका है। फिर हम अर्जेंटमेंट मोशन की बात करेंगे। बिजनेस हाउस जनरली सच मोशन डिस्कस करवाए जाएंगे लोकसभा में। फिर हम बजट मोशन, जहाँ पॉलिसी कट की जा सकती है। लेम डक सेशन रहेगा, जहाँ की एग्जिस्टिंग लोकसभा रहेगी, न्यू लोकसभा बनाएगी, इलेक्ट जाने के बाद लेम डक यानी पुरानी वाली को एग्जिस्ट कर दिया जाएगा। फिर हम बजट मोशन की बात करें, जो 3 टाइप के होते हैं, टोकन कट, इकोनॉमिक कट और पॉलिसी कट। पॉलिसी कट में रहेगी रिड्यूस कर दी जाएगी डिमांड को टू 1 रुपी टू डिस्कस पॉलिसी इन डिटेल्स एंड पर्पस देंगे, अल्टरनेटिव सजेशन भी मिलेंगे यहाँ पे पॉलिसी कट में। इकोनॉमिक कट में सब्सटेंशियल रिडक्शन रहेगा, डिमांड अमाउंट एम्ड अचीव करने के लिए एक्सपेंडिचर यहाँ पे कमिटीज लेके आएंगे। टोकन कट रहेगा, रिड्यूस कर दी जाएगी डिमांड बाय 100 रुपीज़ के साथ, एड्रेस किए जाएंगे स्पेशल ग्रीवेंसीज को विद द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जस्टिस चंद्रचूड़ आते हैं, 15 CJI बनते हैं, पास्ट ऑफ द UU ललित के बाद बनेंगे, जो कि आर्टिकल 145 के बाद बनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, एलोकेट करेंगे रेस्पेक्टिव मैटर्स को। इसकी कंपोजिशन रहेगी 2-3 बेंच के साथ, या 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट करेंगे, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हर हैंड ऑफ द सील आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन विद सच अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर है, CJI का 65 ईयर है, हाई कोर्ट वाले का 62 ईयर था, ये बात ध्यान रखो। फिर हम बात करेंगे रिमूवल कैसे होगा इनका, सुप्रीम कोर्ट के जज का। ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट। द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के साथ रेगुलेट किया जाएगा। रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय ए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के साथ प्रोसेस रहेगा, जहाँ रिमूवल मोशन लगाया जाएगा। साइन करे जाएंगे 100 मेंबर लोकसभा से, 50 मेंबर राज्यसभा से आएंगे। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होती है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट इंडिया डजंट हैव ओरिजिनल जुडिक्शन ओवर द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल के द्वारा। ओरिजिनल जुडिक्शन स्पेसिफिक टाइप की होती है, मेंशन की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इस तरह अपीलेट जुडिक्शन रहेगी, जो बात करेगी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन केसेस की बात करेगी। एडवाइजरी जुडिक्शन रहेगी, सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछे जा सकते हैं, पॉलिसीज
सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी रहेगी प्रेसिडेंट की। रिट जुडिक्शन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर रहेगी, इशू करेगा, रिट इशू कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट की गारंटीज को प्रोहिबिट कर सकते हैं सटोरी मैंडेमस हैबस कॉर्पस के थ्रू। हैबस कॉर्पस मैंडेमस कौन कौन सी रिट होती है वो बताया गया है यहाँ पे। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट रहेगा। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, जो कि जुडिशियल रिव्यू के द्वारा हटा सकते हैं, किसी भी इन्फोर्स कर सकते हैं लॉ को। लेजिस्लेटिव एंड एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डू नॉट वोलेट प्रोविजन ऑफ द, ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्सप्लोटिव नहीं हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो उसको पावर गार्जियन किसको बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया है। इंटरप्रिटेटिव जुडिक्शन रहेगी, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कॉन्स्टिट्यूंसी कंटिन्यूटी रहेगी, एप्लीकेशन करेंगे थ्रू आउट द नेशन। इसी तरह हमारी यूनिट नंबर 7 खत्म होती है। अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जो उसमें चाइल्ड रिलीफ रहेगी, क्राई रहेगी, नेशनल फाउंडेशन रहेगी, राजीव गांधी फाउंडेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेवा, बचपन बचाओ आंदोलन, इंटरेस्ट ग्रुप्स रहेंगे, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनाइज करेंगे, कि प्रोफेशनल एम्प्लॉयज रहेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। एग्जांपल आइस एसोसिएशन रहेगी, सिविल सर्विस एसोसिएशन रहेगी, एआई ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एनएसयूज बनेगी। एनएसयूज कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, एनएसयूज और एआईटीयूसी सबसे पुरानी वाली है। स्टूडेंट एसोसिएशन, नेशनल स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन, एनएसयू कौन सी पार्टी लेकर आई थी, एआईटीयूसी कौन सी पार्टी लेकर आई थी। अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स रहेंगे, जो कि रियोर्स डेमोस्ट्रेशन के द्वारा ब्रेक थ्रू किए जाएंगे। नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप रहेंगे, फैमिली रिलीजियस हेड्स के अंडर रहेंगे, ग्रुप्स लैंग्वेज को लेकर उठाएंगे। प्रेशर ग्रुप्स रहेंगे, जो कि मेंबर ऑफ सेम एटीट्यूड के बिलीफ के एक्टर्स के साथ काम करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एक्शन की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान आए थे, अगेंस्ट करप्शन को लेकर 2013 में आए थे, तभी तो आम जनता पार्टी बनी थी, जो पीएसयूज को लेके आई थी। पीएसयू पब्लिक स्टूडेंट यूनियन है। एआईटीयूसी कांग्रेस लेके आई थी। बिजनेस ग्रुप्स या ट्रेड यूनियंस होंगी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, जैसे एबीवीपी 1949 में बनी थी, यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयू 1971 में बनी थी, एआईएसएफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी 1949 में बनी थी। फिर एग्रीरियन ग्रुप्स रहेंगे, भारतीय किसान यूनियन बनेगी, किसान यूनियन 1939 में बनेगी। वुमेन ग्रुप्स रहेंगी, विमोचन रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी पीवाईक्यूज है, ये बार ये देखेंगे वुमेन्स ग्रुप में। इंडियन एसोसिएशन 1970s में बनेगी। फिर इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में बनेगी, एसोसिएशन 1927 में, वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में, विमोचन 1979 में, फोर्थ अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन रहेगा 1980 में, स्त्री शक्ति संगठन 1989 में। कौन से स्टेट में लाया गया था। सोशल एक्शन ग्रुप्स रहेंगे, सोशल रिफॉर्म्स करेंगे, जहाँ हम बोथ डिवन की बात करेंगे। इलेक्टोरल वन पार्टी डोमिनेंस रहेगा, फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1947 था। फिर कोएलिशन गवर्नमेंट रहेगी। ईवीएम वीवीपैट कब आएगा, नोटा कब ज्वाइन किया जाएगा 2013 में। कौन से नेशनल पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल पार्टी 1985 में एओयूएम के द्वारा, मल्लिकार्जुन इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 1980s में एल के एडवाणी के द्वारा, सिंबल लोटस रहेगा। मार्क्सिस्ट सीपीआई पार्टी बनेगी हैमर सिकल स्टार के साथ, नमूद रिपाद इसके हेड रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी बसपा बनेगी एलिफेंट के साथ, मायावती लेके आएगी। नेशनल पार्टी बनेगी, सिंबल रहेगा बुक, जो कि पीएस अगमाल लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी 2012 में अरविंद केजरीवाल लेके आएंगे, योगेंद्र यादव लेके आएंगे। मेजर स्टेट पार्टीज रहेंगी, समाजवादी पार्टी रहेगी जिसका सिंबल साइकिल रहेगा, मुलायम सिंह यादव लेके आएंगे, अखिलेश यादव लेके आएंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रहेगी जिसका ट्विन सिंबल ऑफ ग्रास एंड फ्लावर रहेगा, ममता बनर्जी लेके आएगी बंगाल में। नेशनलिस्ट पार्टी रहेगी, सिंबल क्लॉक रहेगा, शरद पवार लेके आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सिंबल लालटेन, लालू प्रसाद यादव लालटेन के साथ लेके आएंगे। तेजस्वी यादव लेके आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जनता दल लेके आएंगे 2023 में, एरो के साथ सिंबल रहेगा शरद यादव, नीतीश कुमार। डीएमके मोस्ट इंपोर्टेंट राइजिंग संघ के साथ आती है, 1949 में बनेगी। सीएन अंद्राडुरी के साथ बनेगी, ये साउथ की है। स्टालिन बने एडीआईएम के, वहाँ इसी से डीएम के से अलग होकर एडीआईएम के बनेगी, जहाँ एमजी रामचंद्रा बनाएंगे। अंदरूनी से अलग होकर एआईडीएम के बनेगी।
तेलुगु देशम पार्टी बनेगी, बाइसिकल के साथ येलो बैकग्राउंड रहेगा। तमिलनाडु की पार्टी रहेगी, असम संघ रहेगी। फिर शिवसेना रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट बो एंड एरो के साथ सैफरन के साथ बाल साहब ठाकरे बनाएंगे महाराष्ट्र में। शिरोमणि अकाली दल रहेगा, बीम बैलेंस रहेगा, सरदार सरमुख सिंह बनाएंगे, मास्टर तारा सिंह बनाएंगे। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगी, बीजू जनता दल रहेगी, नवीन पटनायक जी बनाएंगे। इसी तरह फेमस कमेटीज रहेंगी। यहाँ पे हमने वो नहीं किया ना पीजेंट वाला, कि कौन कौन से वो ये थे मूवमेंट्स हुए थे, पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, होल सॉरी सब ट्राइबल मूवमेंट्स, ये आ गए ट्राइबल मूवमेंट्स। चुआर मूवमेंट 1968 1979 में हुआ था। द होल मूवमेंट हुआ था जहाँ इनहेबिटेंट छोटा नागपुर में हुई थी ये। 1829 1839 में हुआ था। कोल इनरिच करेंगे, टैक्सेस को ऑफिशियल रहेंगे जिसको मार दिया गया था कोल में। संथाल 1855 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ बात करेंगे मैसिव ट्राइबल रिवोल्ट होगा 1855 में अगेंस्ट ब्रिटिश एंड जमींदार। जो जमींदार रहेंगे संथाल लैंड को अपने मानेंगे, जहाँ 1850 में बीर सिंह सबसे पहले रिबेलियन बनेंगे। फिर सिद्धू कानू बनेंगे सेकंड रिबेलियन। फिर पाराकोड रिबेलियन रहेगी जो कि सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट रहेंगे अगेंस्ट द अबिजुमारा हु आर द इनहेबिटेंट रहेंगे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के। खोंड विद्रोह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रिटिश पुट आउट कर देंगे एंड ऑफ खान प्रैक्टिस को, ह्यूमन सेक्रीफाइस को। फिर मुंडा कमेटी आएगी, हाथी सिस्टम के साथ जमींदारी सिस्टम में रहेगा, बिरसा मुंडा इसके हेड रहेंगे। मुंडा उलगम में बिरसा मुंडा रहेंगे। 101वीं जयंती अभी बनाई गई थी बिरसा मुंडा जी की। खोंड, बिरसा मुंडा, कोल और संथाल आ चुके हैं। अब भील रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। कंपनी विल मेड हार्डशिप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को लेकर। मेन लीडर रहेंगे सेवाराम। हल्बा मारिया, तारापुर रिबेलियन बस्तर छत्तीसगढ़ में। बोंडो मूवमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइब्स को अपनी राइट्स दिए जाएंगे। फिर झारखंड मूवमेंट रहेगी, रानी नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर रहेंगी। मणिपुर की रहेंगी, रोगमल ट्राइब की रहेंगी, जेहरून ट्राइब की रहेंगी, जो कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में 13 एज में अपनी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट करेगी। हरेका मूवमेंट नाम जाना जाएगा इसका। रानी मणिपुर की रानी थी जिसको हरेका मूवमेंट के नाम से जाना जाएगा, जो गांधी प्रिंसिपल पे काम करेगी। डॉटर ऑफ द हिल्स बोली जाएंगी। डॉटर ऑफ द हिल्स कौन बोली जाएंगी? रानी जिसे पद्म विभूषण कब मिलेगा? 1982 में। विवेकानंद सेवा सम्मान 1983 में। भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार 1996 में मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट था ये भी। दलित मूवमेंट देखते हैं। नेहर मूवमेंट आता है 1986 में आता है, जहाँ पे पद्मानंद पिल्लई 1896 में लगेंगे। सत्यशोधक समाज 1873 में लेके आएंगे। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में। जस्टिस पार्टी मूवमेंट 1916 में। 1916 में NTM नेयर लेके आएंगे। साउथ इंडियन लिबरेशन बनाएंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट 1925 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, रामास्वामी पेरियार लेके आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थी। डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट आएगा, महार मूवमेंट चमारू, जो कि BR अम्बेडकर लेके आएंगे। 1924 में लगेंगे। उन्हें मंदिरों में जाने के लिए परमिशन नहीं थी, वो देंगे। और उसके बाद मराठे बहिष्कृत सभा की स्थापना 1927 में करेंगे। एस्टेब्लिश करेंगे समता समाज संघ। BR अम्बेडकर यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कांग्रेस हरिजन संघ की, जो एंटी टचेबिलिटी को लेकर 1932 में आएंगे गांधी के प्रिंसिपल के साथ। इंडिपेंडेंट पार्टी रहेगी, BR अम्बेडकर लगाएंगे। दलित पैंथर मोस्ट इंपोर्टेंट 1972 में आएगा। महाराष्ट्र एंटी कास्ट को लेकर नवोदय सेल बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी बनेगी 1984 में, जो बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाने की बात करेगी। सावधानी दलित स्त्री सहित मंच बनेगा। इस तरह पीजेंट मूवमेंट्स रहेंगे। भील मूवमेंट रहेगा जो हम पढ़ चुके हैं 1882 में। दक्कन पीजेंट रिवोल्ट रहेगा 1875 में। मोपिला रिवोल्ट 1921 में। स्ट्रगल ऑफ वारलिस 1940 में। बिरसा मुंडा मोस्ट इंपोर्टेंट था। इस तरह चंपारण सत्याग्रह 1819 और 19 में होगा। बारदोली 1925 में होगा। खेड़ा 1918 में रहेगा। तेलंगाना 1946 में रहेगा। नक्सलबारी 1967 में। फार्मर प्रोटेक्ट 2020 3 बिल आए थे, फार्मर्स वाले हटा दिए गए थे। प्रमोशन बिल सब हटा दिए गए थे। वही है। वुमेन्स मूवमेंट आएगी। शक्ति समिति
वुमेन्स शक्ति समिति बनेगी, भारत महिला परिषद 1904 बनेगी, वुमेन्स एसोसिएशन 1917 बनेगी, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन 1925 बनेगी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 बनेगी, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर आएगा, अडॉप्शन एक्ट 1956, डाउरी प्रोविजन 1961 के अंदर आएगा, चिपको मूवमेंट बनेगा उत्तराखंड में होगा 1973 में, जहाँ पेड़ को नहीं काटा जाएगा, सुंदर बहुजना रहेगा।